जो हैं वो उनके लिए आज हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्याओं का अगला पार्ट, जो कि यहाँ आपके लिए वास्तविक संख्याएं का आपका अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना जो आपको मिला होगा, वैसे आप देखे होंगे सिद्ध करने के लिए मिलता है आपके लिए कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो वही आज आपके लिए वीडियो है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपका बोला जाता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार की बहुत सारी आपकी संख्याएं मिलती हैं। इन सभी को क्या सिद्ध करना होता है कि क्या ये मतलब ये अपरिमेय, इनकी अपरिमेयता सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही चीज सिद्ध करना होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम समझना चाहते हैं कि आखिर अपरिमेय होता क्या है। अपरिमेय आखिर होता क्या है, तो अपरिमेय क्या चीज है इसको हम पहले समझते हैं। अपरिमेय होता है कि जैसे देखिए आपकी जो ये जो रूट में संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर मैं 25 लिखूं, 25 लिख रहा हूँ, इसका वर्गमूल, ये रूट जो लगा हुआ ये 2 रूट है, तो इसका हम रूट अगर निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और जब ये 5 निकल गया, ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई, परिमेय हो गई। कौन सी संख्या हो गई ये हमारी संख्या परिमेय हो गई। तो कोई भी एक संख्या जो होती है वो परिमेय होती है। और जो रूट में संख्याएं होती हैं जिसका हमारा मान नहीं निकलता है, मान का मतलब अगर हम कोई ऐसी संख्या हो जैसे √3 हो गया, रूट आपका कुछ भी हो गया, √7 हो गया, ऐसी संख्याएं कुछ होती हैं इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर हम 25 का निकालें तो 5 आया, इसी तरीके से कुछ संख्याओं का निकालेंगे तो कुछ आएगा। इसका जब निकलेगा नहीं तो इसको निकालेंगे तो दशमलव में कुछ ऐसे आपका आएगा, जैसे 2.3 1 4 5 1 2 3 ऐसे आता जाएगा, खत्म नहीं होगा। और जो खत्म नहीं होता ऐसी संख्या बढ़ती जाएगी, यही होता है अपरिमेयता। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे भी तो ये संख्या खत्म होगी नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, ये बार लगा के भी जा सकता है। तो इस तरीके की जो संख्या हो जाती है वो अपरिमेय हो जाती है। इसलिए इसको सिद्ध करना होता है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। दूसरी तरीके से हम अपरिमेयता, अगर ये अंडर रूट वाली संख्या, जैसे कि यहाँ पर कोई मैं संख्या लिखता हूँ a/b लिखता हूँ, तो ये आपका देख रहे होंगे ये अंश में है, ये ऊपर वाली संख्या किसमें, अंश में, और नीचे वाली संख्या किसमें है, हर में है। तो ये अंश हर जो देख रहे हैं आप, अंश वाली संख्या जो होती है, ये अंश वाली संख्या और ये हर वाली संख्या, इसमें आपका अंडर रूट जो है, ये आपका कोई भी अंडर रूट वाली चीजें ना आए। अंडर रूट वाली चीजें आ रही है जिसका मतलब अपरिमेयता हो रही है। तो हमारा जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 ये कहाँ पर होता है, ऊपर, ये कहाँ है, ऊपर। इसका बटा में क्या होगा, नीचे 1 होगा, नीचे क्या होगा, 1। और इसी तरीके से अगर हमारा √5 हो गया तो √5 भी ऊपर है और इसका बाटा 1 है। लेकिन यहाँ पर सिद्ध करना है, अब ये देखना है कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हमें चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं पर भी हो, रूट वाली चीजें हमारा जो निकल कर है उसको अपरिमेयता सिद्ध करना होता है। तो ये सारी चीजें गुणनखंड, इसमें मतलब इसका हमारा गुणनखंड है। और इसमें देखेंगे तो ये 5 और गुणा 5 इस तरीके से आ जाएगा, जिसका गुणनखंड निकल जाएगा। ये 25 का निकल जाएगा, लेकिन इसमें हमारा 7 का इस तरीके से नहीं निकलेगा। तो हम अपरिमेयता को सिद्ध करने चलते हैं। यहाँ पर हमारा 1.3, यहाँ पर देख रहे होंगे 1.3 जो हम है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए कैसे कैसे प्रोसेस है। यहाँ पर √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। अच्छा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, परिमेय परिमेय हमने समझा दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखने का तरीका यही होना चाहिए, कौन कौन सी लाइन लिखना है आपको यही लिखना है कि हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। पहले तो हम उल्टा मान लेंगे कि जो संख्या दी रहेगी उसको मान लेंगे परिमेय मान लेंगे। ये काम करना है। एक लाइन आपका ये हो जा रहा है। दूसरी लाइन में हमें लिखना है कि हमारा जो है इस संख्या को हम मान लेते हैं, इस परिमेय संख्या को हम a/b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a/b। जब a/b मान लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर माना गया है r/s, तो आप a/b मान लेंगे, वही दोनों है। एक बात और, यहाँ पर जो s यहाँ पर नीचे है, मतलब जो यहाँ पर b है, b बराबर नॉट इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो, नॉट इक्वल जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। एक लाइन और ये लेकिन 3 लाइन हो गई, 3 लाइन आपने लिख दिया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो जो हम इस संख्या को हमने माना है √2 बराबर a/b माना है। अब आप दिमाग ये लगाइए, ये b जाएगा यहाँ पर तो b यहाँ पर आ जाएगा, कंडीशन बन जाएगी। ये एक लाइन ये लिखना है, साभाज्य में हमारी जो है इस तरीके से हो जाएगी। अब ये काम और करना है, इस वाली संख्या का हमारा स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना, स्क्वायर। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो दिमाग लगाइए, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे √2 गुणा √2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसलिए ये 2 हो गया, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाए। तीसरी बार स्टेप, चौथी बार ये बन जा रहा है, ये लाइन बन गई। उसके बाद कौन सी लाइन हमें लिखना है ये भी देखते हैं। फिर हमारा यहाँ पर देखिए, जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो यहाँ पर एक बार दिमाग लगाइए कि अगर हमारा
2b² बराबर a² है, तो b² बराबर हमारा a² बटा क्या होगा 2। अब इस कंडीशन में देखिए एक बार दिमाग लगा के कि ये जो 2 है ना a² को मतलब a वाली संख्या को 2 क्या है विभाजित कर रहा है, ये जो 2 है a को विभाजित कर रहा है। अगली लाइन ये लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से पलटने के बाद इस तरीके से जैसे ही पलटेंगे तो इसको हम यहाँ पर लिखें कि ये जो 2 है वो a को काट रहा है। अब एक बार आपको हम हिंदी में समझाते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर लिखे हैं क्या लिखे हैं, मान लीजिए 18 लिखे हैं, क्या लिखे हैं 18, और 18 को यहाँ पर आप तीन तीन से काट रहे हैं, तो दिमाग ये लगाइए कि ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको आपने काटा था तो यहाँ पर छा आया था ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 के गुणा में ये छा होगा, ये 3 के गुणा में छा था तभी तो ये कटा। तो सेम वही कंडीशन में ये जो है ए वाली संख्या जो है वो ऐसी संख्या होगी, वो ऐसी संख्या कटेगी जो कोई ना कोई उसके गुणा में होगा, किसके 2 के गुणांक में होगा, किसके गुणांक में 2 के गुणांक में होगा। मतलब 2 जो है ए को विभाजित कर रहा है और 2 के गुणांक में कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या होगी, मतलब 2 के गुणांक में कोई ना कोई एक संख्या होगी। इसका मतलब जब ये कट रहा है तो ये भी एक पूर्ण संख्या है और इसका वैल्यू ये निकल रहा है तो बी भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि इक्वल में आप ये बताइए x बराबर आपका बी है, x बराबर 4 है, x बराबर 4 है, कह रहा है कि आप कह रहे हो कि 4 जो है एक वर्ग संख्या है, मतलब वर्ग ये किसका मान है, x का मान है, तो x भी x जो 4 है वही x है, जो x है वही 4 है, क्योंकि बराबर आपने बोला है ना, इसका मतलब यही हो रहा है, ये बराबर का मतलब तो b भी हमारा एक। अब यहाँ आगे यही लिखा गया है, देख लीजिए आगे यही लिखा गया है यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम ए वाली संख्या जो है, यहाँ पर जो ए संख्या थी कि 2 के गुणा में कोई ना कोई संख्या होगी, तो मैंने सी मान लिया, ए वाली संख्या जो है वहां पर कोई ना कोई 2 के गुणा में होगी तभी हमारी ए वाली संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैंने 18 के बराबर क्या किया था, 6 से काटा था तो 3 आया था, 3 6 18 हुआ था। सेम वही प्रोसेस पे 2c हुआ, यहाँ पर ए बराबर 2c हुआ। जब ए बराबर 2c हुआ तो सी कोई पूर्णांक संख्या होगी, जैसे यहाँ पर सी कोई पूर्णांक संख्या, जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या ली, 6 से काटेंगे तो 3 आएगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जब हम सी का वैल्यू ले जाकर अपने फार्मूले पर रखे हैं तो फार्मूला हमारा यहाँ पर था, यहाँ पर हमारा था, इस पे हमने क्या सी का मान रख दिया, तो यहाँ पर हमने 2c का मान रखा तो 2c की स्क्वायर किया तो बराबर 2 दूना 4 हो गया, सी का सी स्क्वायर हो गया। इस तरीके से कंडीशन हो गई। मतलब हमारा सवाल क्या था, सवाल था 2b² बराबर a², यही था, तो a² की जगह हमने रिप्लेस किया, ये जगह ये हमने रिप्लेस किया तो हमारा मान ये हुआ। अब यहाँ से प्राप्त हो रहा है कि अगर हम 2 से 4 को काटते हैं तो 2 दूना 4 2, मतलब b² बराबर 2c आ गया, b² बराबर 2c। तो इससे पता चल रहा है कि b² भी कोई विभाजित करता है, क्यों, क्योंकि इसको देखिए ये जो संख्या बन रही है b² बराबर 2c², तो क्या बन रहा है, जब हम b² बराबर करेंगे c² बराबर करेंगे, c² को छोड़ो तो 2 क्या जाएगा, b² के बटा में जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, b², ये 2 यहाँ पर जाएगा इसके बटा में, तो जब बटा में जाएगा तो b को काटेगा। इससे पता चल रहा है कि b को भी 2 वाली संख्या b को भी विभाजित करेगा, और जब विभाजित करेगी इससे पता चल रहा है कि a और b दोनों में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 है ही, दोनों में अगर हमारा 2 का मान आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस तरीके से हमारी विरोधाभास प्राप्त हो रहा है और तुरंत कल्पना कर ली गई है, हमने कल्पना गलत कर ली कि ये प्रमेय है, ये प्रमेय नहीं है, ये प्रमेय नहीं है तो क्या है, एक अपरिमेय है। इतनी लाइनें आपको लिखना है, बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, हम अगले सवाल पर यहाँ पर दिखाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरी सवाल दिखाते हैं जो कि लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए √3 बोला जा रहा है। पहला काम क्या करना है, हमें इसको मान लेना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा काम क्या करना है, इसी संख्या को हमें a बटा b मान लेना है। b जो क्या हो, b आपका नॉट इक्वल 0 नहीं हो, एक लाइन ये लिख देना है। दो पूर्णांक एक ए है और एक बी है, बी लेकिन हमारा कोई जीरो नहीं होना चाहिए, ये बता दिया। एक लाइन आप ये लिख, एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन ये हो गई, 2 लाइन आपने लिख दिया। तीसरी लाइन में आपको क्या करना है, इसमें बोला जा रहा है गुणनखंड में ए बी सहभाज्य है, तो कुछ भी मत करिए, आप इसको पलटी कर दीजिए कि हम इसको इस तरीके से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पर लिख कि इसको हम पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखिए बी हमारा जाएगा यहाँ पर इसके आगे तो कंडीशन बन जाएगी, इस तरीके से ए हमारा यहाँ पर बचेगा, ये हो जाएगा। अब इसका वर्ग करना है, वर्ग करेंगे b का वर्ग करेंगे तो b² होगा, 3 को वर्ग करेंगे √3 का 3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो b² बराबर यहाँ पर छोड़ेंगे तो a² के बटा में ये 3 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि a को हमें 3 वाली संख्या विभाजित कर रही है, जैसे हमने पहली वाली सवाल में बताया, जब विभाजित कर रही है 3 हमारी a को विभाजित कर रही है, इसलिए हम a को हम क्या मान लेंगे, 3c मान लेंगे। 3c मान लेंगे, c क्या है, एक पूर्णांक संख्या होगी, क्यों पूर्णांक होगी, क्योंकि वो 3 से गुणा होगी तभी तुम्हारा ए तब आएगा
जब 3 से कोई संख्या का गुणा करेंगे तभी तो ये कटेगा, क्योंकि कटे। इस तरीके से हमारा यहाँ पर सी एक पूर्णांक संख्या होगी। हम फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए का मान हम ले जाकर 3c रखेंगे, यहाँ पर हम 3c रखेंगे और 3c रखेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से प्राप्त होगी संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए ये होगा, कैसे होगा, यहाँ पर हम जैसे रखेंगे 3c, 3 त्रिक का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9c स्क्वायर और 3b बराबर स्क्वायर है ही। अब एक बात है, 3c को काटेंगे, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर b स्क्वायर बराबर मतलब ये आ जाएगा। और जब ये आ जा रहा है तो यहाँ c स्क्वायर को छोड़ेंगे, और जब c स्क्वायर को छोड़ेंगे तो b स्क्वायर के बटा में 3 जाएगा, मतलब 3 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 3 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है। जब विभाजित कर रहा है तो a और b, मतलब a और b दोनों में से कोई कम से कम तो एक उभयनिष्ठ 3 है ही, क्योंकि दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। अब वो विभाजित करने में तो कॉमन है, और कॉमन है तो मतलब ये हमारा विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ये भी क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य है मतलब है। तो इस तरीके से त्रुटिपूर्ण हमने कल्पना कर ली। कल्पना क्या है, हमने गलत कर ली है, कल्पना हमने गलत कर ली है कि 3 परिमेय संख्या परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से हम इस सवालों को लगाएंगे। 2 टाइप के सवाल हो गए। तीसरी टाइप के सवाल जो है हमारे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखिए ये है सवाल, इसमें हमारा क्या बोला जा रहा है, पहला कंडीशन तो है √3। √3 क्या है, हमारी ये अपरिमेय संख्या है, ये तो पता है। तो सीधा सीधा बात हो गई कि ये पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय है, लेकिन हमें इसको समझाना है। हम क्या कर लेंगे, इसके विपरीत में मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसके सहभाज्य संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a बटा b, और जब a बटा b मान लेंगे तो हम इस 3 को यहाँ पर छोड़ देंगे, और 3 को हम मान के चलिए इधर लेके चले आएंगे। जब 5 यहाँ पर छोड़ देंगे तो हमारा a बटा b उधर है ही, 3 को हम माइनस में, इधर प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लेके चले आएंगे इधर, इधर लेके चले आएंगे, ठीक है, इधर लेके चले आएंगे, तो हमारा यहाँ पर 5 बच जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ हम इसको लेके चले आए तो यहाँ इधर 3 बच जाएगा। इस तरीके मतलब ये वाली संख्या बनेगी पक्षांतर करने पर। हमारी पक्षांतर करने पर यह संख्या बनेगी, तो हम इसको इस दूसरी तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो √3 मतलब इसको हम पूरा का पूरा इसको लेफ्ट लिख दें, इसको हम राइट लिख दिए हैं, बस यही फर्क हुआ है इसमें। ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 5 माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या है, मैंने इसको माना, और जब माना है तो ये विरोधाभास प्राप्त हो कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, और जब अपरिमेय संख्या होती है तो कंडीशन यही है कि हमारा जब वो परिमेय है तो ये पूरा पूरा संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अब लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या है, तो यही चीज विरोधाभास, बस लिखने वाली आदत इसमें होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए √2 हमने अगली सवाल में लिया था कि इसके पहले वाली सवाल में √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √2 अपरिमेय है, 3 इसके साथ जुड़ा है, तो मतलब ये पूरा का पूरा भी अपरिमेय होगी, बट इसको सिद्ध करना है। इसके विपरीत में मान लेना है कि हमारी ये क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरी लाइन में हमें क्या करना होता है, दूसरी लाइन में आपको पता है कि दूसरी लाइन में हमें ये करना होता है कि हम इसको मान लेंगे a बटा b, और b को हम 0 नहीं मानेंगे, s को लिख देंगे कि ऐसी सहभाज्य संख्याएं हैं, और पुनर्व्यवस्थित करेंगे इसको हम अगर ना, तो ये क्या होगा कि हमारा ये 3 जो है गुणा में है, इसके जाएगा तो इसके बगल 3 b में चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से हो जा रहा है। तो एक बात यहाँ पर और भी आपको दिख रहा होगा, ये भी एक पूर्णांक संख्या होगी। क्यों, अब ये दिमाग लगाएगी, ये जो 3 के बगल b गुणा में है, और जब कोई गुणा में है तो पूर्णांक गुणा में होगा, और इसके साथ साथ a को काट भी रहा है तो ये भी कोई पूर्णांक होगी, मतलब इसको काट रहा है, ये गुणा में है। इस तरीके से a और b दोनों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और जब पूर्णांक है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या परिमेय संख्या होगी, और जब परिमेय होगी तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, वो क्लियर नहीं हो रहा, विरोधाभास हो रहा है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो रही है, √2 तो एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ देखो आपको इतनी सवालें हैं, और आपका अभ्यास में जो सवाल है अगर लगाएंगे तो √5 वाली लगा देंगे, क्योंकि √2 की तरह ये भी है। और उसके बाद ये वाली सवाल हम आगे चल के लगाएंगे, इस तरीके की सवाल यहाँ पर अभी इसके बाद वाली लगाए, ये वाली सवाल है सेम ऐसे ही लगाना है। 2 सवाल बचे, इसको लगा देंगे तो ये भी लग जाएगी, और ये वाली सवाल बची है, तो हम अगले अभ्यास में, अगले पाठ में, मतलब अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, उस वाली वीडियो को भी अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और जैसा हो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल नाम है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बोर्ड पर बताएंगे अगली सवाल, मतलब आगे के सवाल है जो बड़ी बड़ी सवाल है उसको बोर्ड पर भी बताएंगे, ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर भी स्लाइड पर भी बता सकते हैं फेस कैम द्वारा। बट हमने फेस कैम नहीं बनाया वीडियो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा वो टाइम ले जाता है मेरा, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया।
गर्मी बहुत है, मैं यहाँ पर बना दिया। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो थोड़ा बहुत, ऐसे लिखिएगा। 3-4 लाइन आपको लिखना है, तीनों सवाल में मैंने बताया, बस वही वही लाइन लिखना है, वही काम सभी में करना है। और चैप्टर वाली सवाल हम इसको लगाएंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कैसे लगने वाली है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें चैनल बने रहिए। और कोई भी संपर्क करना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ग्रुप भी लिंक भी है, वो भी देख लेना, कमेंट कर देना।